अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का शो हम मामूल से कुछ हटके करेंगे क्योंकि आपको अक्सर शिकायत रहती है कि हम हमेशा जो खानगी मामलात हैं, मुल्की मामलात हैं, उसमें उलझे रहते हैं। तो हम अब आपको बड़े मामलात में उलझाएंगे क्योंकि वैसे भी उलझने जा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे 20 जनवरी के बाद से लफ्जी गोलाबारी बहुत पहले की शुरू है, लेकिन उसके बाद अमली तौर पर वो सरहदों को बदलने का इरादा रखते हैं। तो आलमी सतह पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ 2025 में हो सकती हैं, क्योंकि आपने मिडल ईस्ट का तो हमें तबसरे में बताया कि इसराइल के प्लान्स क्या हैं। अब उनका ग्रेटर इसराइल का मैप भी सामने आ चुका है। आज के शो में उस पर भी बात करनी है। फिर चाइना और भारत के दरमियान क्या कशमकश चल रही है, वो भी आज के शो का मौजू होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पिक्चर जो डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं, वो एक तरफ कनाडा को ललकार रहे हैं, फिर पैनामा कैनाल पे भी उनकी नज़र है, फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड भी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए हम इंटरफेरेंस भी कर सकते हैं। फौजी मुदाखलत का इम्कान भी उन्होंने जाहिर कर दिया है। तो अब रद्द-ए-अमल तो आ रहा है, हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में से नामुमकिन करार दे रहा है, कोई दिफाई बजट बढ़ा रहा है। लेकिन हमें ये जानना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों को, इन इशारों को संजीदगी से लेना चाहिए या ये सिर्फ एक रेटरिक है? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने निशानदेही तो कर ही दी कि वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद वो कनाडा की बात कर रहा है कि 51st स्टेट बन जाएं आप जी। और धमकी दे रहा है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा आपके तजारत के ऊपर, और ये कह रहा है कि हमारी वजह से आप जिंदा हैं, हम आपसे अगर ना माल लें तो फिर आप तो जिंदा नहीं रह सकते। उधर मेक्सिको को भी धमकी दे रहा है कि आपकी तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, आप रोकते नहीं हैं, तो या आप नहीं रोकेंगे तो फिर आप भी आ जाएं अंदर, अमेरिका के अंदर ही आ जाएं। फिर वो कह रहा है कि गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, क्योंकि मेक्सिको के नाम पे है वो गल्फ़ जो है वहाँ, वो कहता है ये भी हमारे नाम पे होना चाहिए। आप कौन होते हैं गल्फ़ ऑफ मेक्सिको? ये वैसे ही है ना जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल के नाम पे है, और हिंदुस्तान वाले कहते हैं उसको इंडियन ओशन नाम रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इंडियन ओशन ही होना चाहिए, अरेबियन ओशन होना चाहिए। इस किस्म की बातें भी चलती रहती है ना। तो अब बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस वोट के साथ आए हैं, वो वोट के दो हिस्से। एक तो ये है कि उनका एजेंडा है कि जंग नहीं मैंने करनी। वो कहता है ये हमारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो ये हमें इन्वॉल्व कर देती है इन वॉर्स। ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, ये अपना पावर बढ़ाना चाहते हैं, ये डीप स्टेट जिसको कहते हैं। और इसलिए ही सेज आई एम अपोज टू ऑल वॉर्स। इसीलिए वो कहते हैं कि रूस के साथ यूक्रेन के अंदर लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो वो ये उनकी फिलॉसफी है कि वॉर्स नहीं होने चाहिए और अमेरिका को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए वॉर में। अगर दूसरी तरफ वो जिस किस्म की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जाहिर है इसके साथ तो रिएक्शन आ रहा है और रिएक्शन आ रहा है तो ये फिर इसका ये मतलब है कि या तो चुप करके बैठो, तो या आप सिर्फ बयानबाजी करो। अगर बयानबाजी 2-3 दफ़ा करोगे और एक्शन नहीं लोगे तो आपकी फिर हैसियत क्या रहेगी? क्योंकि एडा बड़ा बंदा गल्ला ही करता और करता कुछ नहीं। तो इसका ये मतलब है इरादे उनके कोई नेक नहीं है और उनके फ़लसफ़े के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ कहता है हमने लड़ाई झगड़े नहीं करने किसी के साथ, दूसरी तरफ जिस किस्म की बयानबाजी कर रहा है, अगर उससे पीछे हटेगा तो मसला बन जाएगा उसके लिए। तो इसलिए ये मुमकिन है कि इनमें से गल्फ़ ऑफ मेक्सिको जो है उसको तो ये कहेगा कि जी यूनिलैटरली चेंज कर देगा। उसको फिर चैलेंज किया जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे मगर कोई लड़ाई उसके ऊपर वॉर नहीं होगी। दैट इज़ जस्ट अ सिम्बॉलिक थिंग। क्या अपना पावर दिखाने के लिए कि वी आर द बिग ब्रदर, ये हमारा होना, नाम हमारा होना चाहिए। बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक्सचेंजिंग टेरिटरीज या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वो इतना इशू नहीं है। इशू ये कनाडा वाला भी नहीं है। ये कनाडा वाला भी इशू नहीं है कि ये कनाडा 51st स्टेट बन जाए। ये सिर्फ ड्रामाबाजी है। सवाल ही पैदा नहीं होता किसी सूरत में भी कि कनाडा वुड एग्री टू बिकम द 51st स्टेट। कैनेडियन की अपनी एक आइडेंटिटी है, एक नेशनैलिटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 साल में जिसकी वजह से वन ऑफ द रीजंस दैट Trudeau is no longer Prime Minister, will not be Prime Minister for long, इस किस्म की मैसिव इमिग्रेशन हुई है जिसकी वजह से कैनेडियन जो एक बन रही थी, एक नेशनैलिटी बन रही थी कैनेडियन की, कॉस्मोपॉलिटन अपर एजुकेटेड पीपल, वो डाइल्यूट होती जा रही है। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कनाडा के अंदर भी इश्यूज बनने शुरू हो गए हैं कि हम कैनेडियंस हैं कौन। सो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग के ये अच्छा मौका है
इज मेकिंग दिस क्लेम कि जी तो आप लोग क्या है, आपके पास है क्या, तेल है और लकड़ी है, लकड़ी भी और तेल भी अमेरिका लेता है जी। तो हम आगे बंद कर दें तो आप तो फर्क हैं। अच्छा, और कनाडा ने भी क्या किया हुआ है कि बहुत बड़ी एक वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट बनाई हुई है, फ्री एजुकेशन, फ्री दिस फ्री दैट। तो अमेरिकन ये बेसिकली फ़लसफ़ा ये है कि जी हमारा अमेरिकन टैक्स पेयर्स डॉलर है, वो हम आपसे तजारत करके आपका माल ख़रीद रहे हैं और हम नहीं ख़रीदेंगे तो आप उड़ जाएंगे, तो आप बेहतर यही है कि आप हमारे साथ ही आ जाएं। तो अच्छा, तो उधर से फिर ज़ाहिर है वो आगे से जवाब ही आता है कि फिर ठीक है, अगर आप कनाडा लेना चाहते हैं तो हमें अलास्का दे दें आप क्योंकि अलास्का कनाडा के ऊपर है ना, तो वो अमेरिकन स्टेट है अलास्का। तो डोनाल्ड ट्रंप छेड़ रहा है ये लोगों को, छेड़खानी, इससे ज़्यादा कोई सीरियस पर्पस नहीं है। अच्छा। कनाडा को छेड़ रहा है, मेक्सिको को छेड़ रहा है, इन अ वे रशिया को भी छेड़ा है, चाइना को भी छेड़ा है। अगर पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड अब मैं आपको बताऊँ फ़र्क क्या है। जो चाइना के साथ जो इशू है वो फ़र्क है, रशिया के साथ इशू फ़र्क है। चाइना के साथ कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं बात हो रही, रशिया के साथ भी कोई टेरिटरी के ऊपर नहीं हो रही। इनफैक्ट वो तो रशिया के हक़ में है कि यूक्रेन जो है इसको फ़ारग किया जाए, जंग ख़त्म की जाए और यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो है रशिया को मिल जाना चाहिए एज अ बफर स्टेट। तो ही इज़ ऑन द रशियन साइड। अच्छा। और वो ये कह रहा है कि अमेरिकन अब आप यूक्रेन को नहीं सपोर्ट करेंगे, अगर यूरोप ने करना है तो यूरोप पैसे दे, हथियार दे, हम हमारे से मत ले आप। और इसी तरीके के साथ यूरोप को भी वो धमकियाँ दे रहा है कि नेटो के सारे पैसे हम देते हैं, तो आप अपना पैसे दें ना, नेटो आप अपनी प्रोटेक्शन करनी है रूस से करें, हमें तो कोई ख़तरा नहीं है रूस से। अच्छा। हम तो नहीं जंग कर रहे रूस के साथ, नेटो को अगर कोई ख़तरा है तो रूस का, तो वो तो यूरोप को ख़तरा है। तो आई थिंक ही इज़ मेकिंग ऑल दीज वेव्स, जिसकी वजह से राइट विंग या लेफ्ट विंग या सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट्स इन यूरोप एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ऑल अप इन आर्म्स कि यार कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। बट मेरा अपना ये ओपिनियन है कि ये ब्लस्टर है। ब्लस्टर मतलब ये है कि ये बुड़ के मार रहा है, ये सिर्फ बढ़ के मार रहा है, ये दिखाना चाहता है कि मैं आई एम द बॉस। अच्छा। बट एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इनमें से अगर कोई करनी पड़ी तो फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो फोर्स जो है आई थिंक आजकल के हालात में बहुत मैसिव वर्ल्ड रिएक्शन आएगा उसके ऊपर। और ये भी हो सकता है कि नेटो भी टूट जाए अगर इसने इस किस्म की हरकतें की, तो नेटो में भी यूरोपियंस छोड़ देंगे नेटो को। अब देखें ना, इलॉन मस्क को इसने ले लिया साथ, मस्क ने आते सार 2 जगह पे अटैक कर दिए, एक ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया, एक फ्रांस की गवर्नमेंट को अटैक कर दिया। गवर्नमेंट को नहीं, वो जो राइट विंग पार्टीज हैं जो बना रही हैं, और उसका सिर्फ यही कि ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ shall we say a space for himself in the Trump administration. Personal agenda. हाँ, उसका पर्सनल एजेंडा है, एंड ही इज यूजिंग सोशल मीडिया टू सपोर्ट ट्रम्प्स। वो जो समझा कि ट्रम्प ये चाहता है तो इसलिए वो कर रहा है वो। तो इलॉन मस्क के खिलाफ भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, इन मुल्कों से रिएक्शन आना शुरू हो, तुम कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले। तो मेरा ख्याल है ये इलॉन मस्क के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके रियल इंटरेस्ट जो है वो डोमेस्टिक हैं, अच्छा। इंटरनेशनल नहीं है। ही इज़ एन आइसोलेशनिस्ट, वो चाहता है अमेरिका अंदर आ जाए, वो डोमेस्टिक काम करना चाहता है। उसे लग ऐसे रहा है कि जिस किस्म की डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं पॉपुलेशन के और इमिग्रेशन के साथ, तो अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो राइट विंग से हट के सेंटर की तरफ आ रही है, और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा ख़तरा है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए उसने ये जो जिसे कहते हैं ना लास्ट डिच एफर्ट, ये उनकी फार राइट को साथ लेके चलना और जिस किस्म की उसने बातें की हैं, दिस इज़ द रिपब्लिकन्स अटेम्प्ट कि डेमोग्राफिक चेंज जो आ रही है, यंग लोगों की जो आ रही है जो कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, ये लास्ट गास्प जिसे कहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप विल वर्क ऑन द डोमेस्टिक एजेंडा। टैक्सेस, वो टैक्सेस कम करेगा, अच्छा। और जो है ये लिबरल वैल्यूज़ उनको कम करेगा, बिकॉज यू सी ये जो सारे जो नए बच्चे जो आए हैं ना, इनके साथ जो लिबरलिज्म आ रही है, इसके अंदर फेमिनिज्म आ रही है, आ रही है, इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं। पुराने लोग जो है ना अमेरिका के, स्पेशली इन द सेंट्रल स्टेट्स इन द साउथ, दे आर वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी रिलीजियस, स्टिल क्रिश्चियन एंड इवेंजेलिकल्स। तो ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आउट ना हो जाए। Okay. तो मेरा ये ख्याल है कि ये डोमेस्टिक एजेंडा से
अटेंशन डाइवर्ट करके करना उसने काम डोमेस्टिक है। अच्छा। और उसने डाइवर्ट करना है अटेंशन ऑन ग्लोबल इश्यूज ताकि मीडिया उधर ही फोकस रहे और अंदर से वो ही वांट्स टू वर्क ऑन द डोमेस्टिक साइड। दैट्स माय असेसमेंट। क्या कामयाब होगा या नहीं होगा, आई डोंट थिंक ही विल गेट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के ऊपर तो अब सारा यूरोप प्रोटेस्ट करेगा और ग्रीनलैंड खुद प्रोटेस्ट करेगा, फ्रांस प्रोटेस्ट करेगा, डेनमार्क करेगा। प्रॉब्लम क्या है? क्या? अब सिर्फ एक जगह का प्रॉब्लम ले लेते हैं। ग्रीनलैंड का प्रॉब्लम यह है कि वहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन ने एक बेस बनाया था अप इन द नॉर्थ। वो बाद में स्पेस वो अब अभी तक बेस है उनका। अमेरिकन कहते हैं ये बेस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वहाँ हो ये रहा है कि इन द लास्ट 4-5 years चाइनीज़ एंड रशियन प्रेजेंस इन द सी अराउंड दैट वो बढ़ती जा रही है और एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन्स भी चाइना की और रूस की आ जाती हैं इन दैट एरिया। तो ये कह रहा है कि दैट्स अ डायरेक्ट थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो वो बेस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनका ये ख्याल है कि बेस को और तकड़ा किया जाए। अच्छा। वो नहीं करने देंगे यूरोपियंस। अच्छा। हाँ, वो नहीं करने देंगे। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज बन रहे हैं वहाँ। धमकियाँ हैं। मेरा ख्याल है शायद यही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कुछ और, मगर हम बेचेंगे नहीं, ना ही आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं। अच्छा। दैट कुड बी अ कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि यूरोपियंस भी परेशान होते हैं ना जब यूरोपीय चाइनीज़ शिप्स या सबमरीन्स वहाँ पहुँच जाती हैं या रशियन आ जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ करना कुछ है, मांगना कुछ है। मांगना कुछ है। मांगेंगे ये कि ये ग्रीनलैंड हमें बेच दें। हाँ। हम ले लेते हैं ग्रीनलैंड। नहीं तो हम जब फोर्स से भी ले सकते हैं। और करना क्या है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपना अमेरिकन प्रेजेंस वहाँ ज़्यादा बढ़ाना है। इट कुड बी अ डाइवर्जनरी टैक्टिक कि करना लेना कुछ है और मांग कुछ रहे। क्या इन अ वे ये फोर्स करना है डेनमार्क को कि वो अपने दिफा को ज़्यादा मजबूत बनाए और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कि काउंटर कर सके वहाँ रशिया और चाइना की प्रेजेंस? ऑलरेडी डिफेंस बजट डेनमार्क नहीं कर सकता बेचारा। डेनमार्क इज़ अ स्मॉल कंट्री। उसके ऊपर बस प्रेशर। देखिए ना, ग्रीनलैंड में ऑयल है जी और ग्रीनलैंड में लोहा है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है जी और लिथियम है, जिसे कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। अब रेयर अर्थ मेटल्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मेटल्स आर इन चाइना। अब रेयर अर्थ इज द फ्यूचर। रेयर अर्थ मेटल्स जी, ये जिसकी जिक्र आपने किया, ये वो हैं जो कि बाकी मुल्कों में नहीं पाए जाते। ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, मगर इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी आगे टेक्नोलॉजी में। इलॉन मस्क जैसे लोगों को, अच्छा, और अमेरिका को स्पेस एज के लिए ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं दे वेरी प्रेशियस, इवन मोर प्रेशियस देन गोल्ड। तो सो आई थिंक यही फैसला है कि जी किसी तरीके से हमें कंट्रोल मिल जाए ऑन द रेयर अर्थ मेटल्स। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज गोइंग फॉर ग्रीनलैंड, बिकॉज ऑफ पोटेंशियली वेरी रिच इन मिनरल्स। अच्छा, इसमें ताज़ा पेशरफ्त ये हुई है कि ग्रीनलैंड के दिफाई बजट में इजाफा कर दिया डेनमार्क ने। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था हमारे मुल्क की ज़रूरियात को देखते हुए और बजट को देखते हुए। मीनवाइल जो पनामा कैनाल में मौजूदगी है चाइना की, वो कम है बनिस्बत उसके जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं। तो उनके उस दावे में कितनी हकीकत है और इसको चाइना कैसे काउंटर करेगा कि वहाँ से जो कार्गोज गुजरते हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि उनसे चार्जेस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। तो ये शिकवा किस हद तक ठीक है? नहीं, देखिए, ये भी ड्रामा है सारा। प्रॉब्लम ये है कि चाइना वो कह रहे हैं कि अब चाइनीज़ शिप्स जो हैं, पहले तो 60% ऑफ द जो ट्रैफिक थी वो US, अब चाइना की ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। अच्छा, दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू थ्रेटन द चाइनीज़ कि अगर अमेरिका के कंट्रोल में होगा पनामा तो चाइना के ऊपर भी टैरिफ्स, उसने कहा ना कि मैं चाइना के ऊपर ड्यूटियाँ लगा दूंगा जो चाइनीज़ माल आता है अमेरिका में, महंगा हो जाएगा ना, तो चाइना एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। चाइना को धमकी दे रहा है। ठीक, उसे पता है कि चाइना के लिए एक्सपोर्ट करके चाइना बड़ा होता जा रहा है, तो उससे रोकना है चाइना को। वो 3-4 जगह पे उसको रोकना चाहेगा। एक ये कि साउथ चाइना सी, जहाँ से सारी चाइनीज़ शिपिंग चलती है, वहाँ उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका ने वो कॉर्ड बना लिया है। जी, ठीक है, ठीक है। तो जापान को साथ ले लिया, इंडिया को ले लिया, ऑस्ट्रेलिया को ले लिया, अमेरिका, और ये आके वहाँ बैठ गए हैं और तंग करने की इनके इरादे हैं चाइना को, वहाँ उनकी शिपिंग लेन्स को स्क्वीज़ करने के। चाइना ने इसके लिए सोचा, अच्छा अब हमारा ये एक मेन रूट है जहाँ से हमारी सारी सप्लाईज जाती हैं ग्लोबली। तो उन्होंने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका एक हिस्सा है सिपेक। अब सिपेक को भी तो रोकना है ना, क्योंकि सिपेक के जरिए सेंट्रल एशिया एंड देन यूरोप
तो इसीलिए उसका इंडिया का खाता खोला है कि आप रोकें सिपेक को। अच्छा, तो इंडिया ने फिर तालिबान को और बलूचों को इकट्ठा कर लिया है कि आप सिपेक को रोकने के लिए आप इंसर्जेंसी करें। तो चाइना को यहाँ रोकने की कोशिश की जा रही है, उधर रोकने की कोशिश की जा रही है। अब पैनामा में, क्योंकि चाइनीज शिप्स आर आल्सो यूजिंग पैनामा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो एक तो पैनामा के ऊपर और ड्यूटियाँ लगा देंगे अगर इनके हाथ में आ गई, तो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अच्छा, और ऊपर से फिर और भी जैसे ही वो अमेरिकन पोर्ट्स में आएंगी शिप्स, वहाँ भी ड्यूटी लग जाएगी। तो चाइना को एक किस्म की धमकी दे रहे हैं। ठीक है। एंड दिस इज द अटेम्प्ट। इन्होंने पैनामा को सीज वीज नहीं करना, दैट विल लीड टू अ वॉर इसने नहीं करना, मगर ये इस किस्म के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। इकोनॉमिक किस्म के जो सैंक्शंस हैं और इस इश्यूज हैं उनको इस्तेमाल करेगा। सो अगेन पैनामा इज अबाउट चाइना, सिपेक इज अबाउट चाइना। ठीक। Even in my view, Greenland is about China. Not Russia. Not Russia. It's about China. ओके। और लेकिन आपने ये भी क्लियर कर दिया कि वो जंग की तरफ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। जिस हद तक धमकी से मकासद पूरे हुए। और वो तजारत और सैंक्शंस जो होंगी, और जैसे भी हमारी 3-4 कंपनीज को सैंक्शन किया है, चाइना की 25-26 को सैंक्शन किया हुआ है, उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, और इस किस्म के इकोनॉमिक मेजर्स लेगा। उसको ये भी डर है कि अगर चाइना स्ट्रांग हो गया तो डॉलर वीक हो जाएगा, इन्होंने अपनी करेंसी बना लेनी है तो क्या होगा। सो आई थिंक द इंटायर फोकस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प विल बी ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, एंड द मेन एडवर्सरी विल बी चाइना। तो यूरोप क्या मेहमान अदाकार बन के एक्ट करेगा और सिर्फ रशिया, चाइना और अमेरिका ही? यूरोप फारग हो चुका है। यूरोप के अंदर इतनी डिवीजन शुरू हो गई हैं, अब इतनी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, और राइट विंग पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, आई कांट से, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट कि यूरोपियन यूनियन भी 4-5 साल के बाद फारग हो जाएगी आफ्टर नेटो। हाँ, नेटो तो भी है ना, लेकिन नेटो पहले तो रहेगा। अच्छा रहेगा। नेटो रहेगा, मगर ये कहता है कि नेटो के पैसे आप दें। मगर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो अमीर मुल्क हैं, वो कहते हैं अब हम भी गरीब मुल्क जो यूरोप के अंदर हैं उनको सब्सिडाइज नहीं कर सकते। अच्छा। उसमें क्योंकि देखिए मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं, करेंसी एक है, तो उससे ये होता है कि अभी जर्मनी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं स्पेन को, पोर्चुगल को, इस क्योंकि वो बैकग्रेसिव की तरफ जा रहे थे। तो वो कहते हैं, जर्मन्स कह रहे हैं यार हम किस को बेल आउट करेंगे, फ्रेंच कहते हैं हम क्यों बेल आउट करें। तो मेरा ख्याल है ये जो राइट विंग चल रहा है ना, द नोशन ऑफ यूरोपियन यूनियन वाज अ प्रोग्रेसिव आइडिया। अब जो है अनप्रोग्रेसिव या रिवर्सल चल रही है यूरोप के अंदर, इनवर्ड अप्रोच। हाँ, तो अमेरिका में भी और यूरोप में भी। तो मेरा ख्याल है कि ये EU भी फारग हो जाएगा, आज नहीं कल नहीं परसों, एक एक करके some countries might leave European Union। लेकिन अब ब्रेक्सिट तो हो चुका है ना, हो चुका, बरतानिया तो एक तरफ हो गया। अब अगले 4-5 साल में मेरा ख्याल है EU को भी थ्रेट है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। एंड सो आई थिंक वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 years। लेकिन यूनिपोलर ही रहेगी दुनिया या उसका भी तकरीब यूनिपोलर अब नहीं शुरू हो रहेगी चुकी? ना, जितने ब्लॉक्स, अब यूरोपियन यूनियन वो सपोज टू बी अ मेजर ब्लॉक। वो कहते थे एक ईस्टर्न ब्लॉक है, एक वेस्टर्न ब्लॉक है। वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक यूरोपियन यूनियन था और एक अमेरिका था, देयर वाज नो थर्ड। तो इसलिए EU बना था ताकि बैलेंस कर सके। इंडिविजुअली वो कंट्रीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उनकी करेंसीज वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। उन्होंने एक बना के करेंसी यूरो डॉलर जो उसको यूरो को बनाया। तो अब वो भी इज इन ट्रबल। सो आई थिंक यूनिपोलर वर्ल्ड छोड़े, अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी दूर दूर तक कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, सारी तवज्जो चाइना, 4 सालों में चाइना और रशिया पर ही रहेगी। रशिया पर भी नहीं रहेगी इतनी मोर, लेकिन चाइना की वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो आ सकता है। वो आएगा ऑन द सिपेक थिंग, मगर मेरा ख्याल है डायरेक्ट नहीं आएगा, इट विल कम बाय इंडिया। मगर जो चाइना है उसको वो डायरेक्ट करेगा, he'll hit China where China is vulnerable। और बाय द वे चाइना चुप करके नहीं बैठेगा। चाइना भी फिर अमेरिकन इंपोर्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट आउट होती हैं उसके ऊपर भी वो टैरिफ लगा देगा। तो ये एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमें इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया गया था कि ट्रेड वॉर के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं करता, सबको नुकसान हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिटर्मिन्ड है। ठीक। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप के लिए चाइना के बारे में ये आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई 300 मिलियन, 250-300 मिलियन के दरमियान इलॉन मस्क ने कंट्रीब्यूशन दी है इलेक्शन के लिए। अच्छा। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। उसकी टेस्ला कार जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकती है।
इलॉन मस्क कभी भी चाइना के खिलाफ तल्लुकात नहीं ख़राब होने देगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया हुआ है कि मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। वो तो अगर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आपस में तय करना पड़ेगा ना, किस हद तक चाइना को टाइट करना है, किस हद तक नहीं करना। कल को इलॉन मस्क का नुकसान होना शुरू हो जाता है चाइना में, फिर क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, इलॉन मस्क इन माई व्यू अच्छा इज मोर पावरफुल देन डोनाल्ड ट्रंप due to his control over the media. Right. And he's the richest man in the world. Donald Trump is not a rich man. He's a rich man, but वो 4 साल की प्रेसिडेंसी है ना। इलॉन मस्क के तो बड़े लंबे प्लान्स हैं। आपको पता है उसके प्लान्स क्या हैं? वो तो कहता है कि ये जो अर्थ है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसे क्लाइमेट चेंज की वजह से और न्यूक्लियर वॉर की वजह से, जो वो कहता होगा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो तो बाहर के प्लैनेट्स के ऊपर सिविलाइजेशन बनाने का सोच रहा है। उसने जो सारी रॉकेटरी की है और जो सैटेलाइट्स बनाए हैं और जो सारा उसकी प्लानिंग है वो यही है कि अगले 10-20 साल के अंदर अंदर वो कोई कॉलोनी बनाएगा किसी प्लैनेट के ऊपर जाके। सही। सो ही इज गॉट अदर प्लान्स। ठीक है। वो तो चाइना से भी आगे निकला हुआ है। तो ये आप तवक्को करें कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की भी लड़ाई होगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों ये चाइना के ऊपर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की झगड़ा हो जाएगा। डिस्प्यूट्स इनके पैदा हो जाएंगे। बहरहाल वो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जजीरे और इलाके तलाश कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क दुनिया से बाहर तलाश कर रहे हैं। बॉक्स आइडियाज़ के अलावा आउट ऑफ वर्ल्ड आइडियाज़ भी इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। चेंजेस कैसे आ सकते हैं दुनिया में, और मिडल ईस्ट में किसके तौसीब पसंदाना अज़ाइम जो है वो ख़तरा है। ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिटी साहब, आप प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि इसराइल के अज़ाइम क्या हैं और जिसके लिए इसराइल को खुली छूट मिली हुई अमेरिका के भरपूर ताउन की वजह से अब एक ग्रेटर इसराइल का मैप शेयर होता है, जिसके बाद अरब वर्ल्ड में गम गुस्सा पाया जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि शायद वो रस्मी तौर पर है, माजी में भी जैसे होता रहा। सऊदी अरब ने, कतर ने, UAE ने इसको कंडेम किया है। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी तो क्या जो ग्रेटर इसराइल की पॉलिसी है इसराइल की, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैच करेगी? नेतन्याहू और ट्रंप आपस में मैच करें? देखिए ये मैच बिल्कुल करेगी, और धमकियां हैं ये सर, बढ़ के हैं ये इजराइल ने भी ये जान के ये मैप लीक किया है, छेड़खानी ये डिलिबरेटली किया गया है ताकि जो लोग इस वक्त रिकग्नाइज नहीं कर रहे इजराइल को या डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक तैयार नहीं है करने के लिए, उनको ये कहा जा रहा है कि हम तो यहाँ तक भी जाने के लिए तैयार हैं। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी कि आपने पहले से धमकी देनी शुरू कर दी, नक्शे बना के देना शुरू कर दिए कि हम तो ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ताकि दूसरी साइड जो है वो पहले से ही घबरा जाए कि इनके इरादे ठीक नहीं है। फिर जब ये बात आएगी ना कि इनको न्यूट्रलाइज करना है इसराइल को, ना ऐसे नहीं करना, तो फिर यही आएगी बात कि हमें रिकग्नाइज करो, तिजारत करो हमारे साथ, रिकग्नाइज करो हमारे साथ। ये जो सारे इस्लामिक ग्रुप्स हैं इनको निकालो यहाँ से। और ये जो सारी स्टेट्स हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो इजराइल, नेतन्याहू एंड डोनाल्ड ट्रंप विल वर्क टुगेदर, दे विल वर्क टुगेदर। वो जो अब्राहम अकॉर्ड है ना उसको ये बढ़ाएंगे, रिकग्निशंस करवाएंगे ये सारी मुल्कों से, और आप देखिएगा ये पाकिस्तान के ऊपर भी इनडायरेक्ट प्रेशर आएगा। अच्छा कि जी आप भी फॉल इन लाइन करें। और ये वही है डोनाल्ड ट्रंप वाली बात जो नेतन्याहू कर रहा है। ये नक्शा दिखा रहा है कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, हमारे पास मिलिट्री पावर है। हाँ। और हमने किया है, हमने करके दिखा दिया, हम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा एक और मगर जो मकसद है वो ये नहीं है कि ये नक्शे ये जगह जो है आपने बना लेनी है, तो ऑलरेडी दे हैव कंट्रोल ओवर। अब जॉर्डन नाइदर है ना दे, जॉर्डन किसी रेजिस्टेंस ग्रुप को नहीं बैठने देता वहाँ। उन्हें पता है जिस दिन झटका मारा तो जॉर्डन उड़ गया। तो बिल्कुल ये समझे कि इसराइल की 51st स्टेट है। एंड सिमिलरली will never take a पंगा with Israel. Taking a पंगा with Israel means taking a पंगा with America, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सिर्फ धमकियाँ हैं। This is aimed at getting diplomatic recognition. Okay. और ये जो उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है ना, इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट कि हम तो और भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। ये डोनाल्ड ट्रंप वाला ही स्ट्रीम कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, एक्चुअली जो है वो करेगा और कुछ। अच्छा। ये धमकी इस चीज़ की है। हाँ, लेकिन इस तरीके से भी आना धाक तो बिठा देगा खित्ते में इसराइल के, कि इसराइल चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आखिरी कांटा इसराइल के रास्ते में ईरान है अभी, या आप समझते हैं कि वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है? नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं, वो कमज़ोर हो गया बहुत। अच्छा। बहुत कमज़ोर हो गया। ईरान का जो मेन जो न्यूसेंस वैल्यू थी, ये जो खतरा था वो यही था ना, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, उसका फारग हो गया वो तो, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड।
अब उनको तो बड़ा वक्त लगेगा अगर फिर से राइज करना है, तो उससे पहले वो उनका प्लान है कि ईरान की रेजीम को सैंक्शंस और सख्त किए जाएं, अमेरिकन सैंक्शंस, और धमकी दी जाए, और फिर असैसिनेशंस और कैरी आउट किए जाएं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी अटैक कर दिया जाए। व्हाट्स द बिग डील? तो आई थिंक नक्शा तैयार है कि जी उसका 3/4 नक्शा रीडिज़ाइन हो गया है। अब ईरान के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कराना है, और उसके बाद अमेरिका यहाँ से डिसएंगेज हो जाएगा। डिसएंगेज तो कभी भी नहीं होगा ना, तेल है अमेरिका में। खित्ते से ईरान को इसराइल के हवाले करने के बाद इन अ वे इसराइल के हवाले नहीं करेगा ईरान। ईरान तो सिविलाइजेशन, वो किसी के हवाले नहीं होगा। उसको सिर्फ एंटी इसराइल जो उसकी पोजीशन है उसको ख़त्म करना। कल को वहाँ एक नई गवर्नमेंट आ जाती है, कल को वहाँ एक वेस्टर्न प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आ जाती है, तो मसला क्या ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या है मसला? अभी तो एक एंटी वेस्ट गवर्नमेंट है ना, एक गवर्नमेंट है जो कि एक्सपोर्ट कर रही है एंटी वेस्ट सेंटिमेंट एंड रेवोल्यूशनरी फर्वर। वो तो जैसे ही अयातुल्लाह की गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो वहाँ एक लिबरल किस्म की गवर्नमेंट आ जाएगी, और कमज़ोर भी होगी, और अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट भी होगी, और सबक भी सीख लिया होगा जिन लोगों को लेके आएंगे। तो रेजीम चेंज का तो मतलब ये होता है कि जो आपके ख़िलाफ़ एक गवर्नमेंट है या एक खिता है उसको ख़त्म करके अपने हक वाला लेके आए, देन एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर क्या इशू है? तो ये जो मज़म्मती बयानात हैं, मैं आपके एनालिसिस से ये समझ पाई हूँ कि अरब दुनिया के लिए इसराइल को रोकना अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब ने भी ये मुतालबा किया है कि दुनिया इसमें इंटरफेयर करे, मुदाखलत करे और निज़ाम को रोके। तो दुनिया कहाँ है? नहीं है, हाँ, कोई दुनिया नहीं है, बहुत कमज़ोर है। बाकी दुनिया, मुसलमान दुनिया तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है अब, एंड सो दिस फॉरगेट इट। आपके सबसे पावरफुल जो मुस्लिम नेशंस हैं वही तैयार नहीं है कुछ करने के लिए, और वहाँ जो नए रूलर्स आए वो तो और भी वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। वो तो अब इससे ज़्यादा बात क्या करें। तो आई थिंक जिसे आप कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इस्लाम, वो तो अब बैकफुट पे, अच्छा, थ्रू आउट। और जो गवर्नमेंट्स, जो इजिप्ट, जॉर्डन, लिबिया, सारे आउटपोस्ट वेस्ट के बन गए हैं, और सब जो हैं दे विल बी न्यूट्रल, दे विल नॉट बी एग्रेसिव टुवर्ड्स इजराइल, बिकॉज अब ना उनको उतने हथियार दिए जाएंगे कि वो खड़े हो जाएं अपने पाँव पे, लड़ सके किसी के साथ, उनको डिपेंडेंट ही रखा जाएगा। और जहाँ तक सऊदी अरेबिया का मसला है, सऊदी अरेबिया के साथ तो तेल का और अमेरिका का बहुत बड़ा एक समझौता है, उसके बगैर तो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकती। तो आई थिंक, और वहाँ की गवर्नमेंट को अंदरूनी मामलात के भी अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इजराइल हैज़ सक्सीडेड, अमेरिका हैज़ सक्सीडेड। आखिरी स्टेज जो है वो है ईरान को न्यूट्रलाइज करना। अच्छा, दे विल डू दैट। और सऊदी अरब के होते हुए इन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी है आपके ख्याल में? डील ऑफ द सेंचुरी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उस पर अमल दरामद यकीनी, पक्का, और इसके लिए किसी स्टेज पे पाकिस्तान को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? पाकिस्तान को तो एक ऑन बोर्ड लेने वाले अमेरिका नहीं होगा। तो उसके बाद मिडल ईस्ट का आप क्या नक्शा? मिडल ईस्ट तो फारग है, मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल गया। ओके, अब तो मिडल ईस्ट रहा ही नहीं, नक्शा तब्दील हो गया। किसी स्टेज पे जो पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि वो अपने हुक्मरानों के खिलाफ है, तो क्या ये प्लान बैकफायर भी कर सकता है रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, कि लोग खड़े हो जाएं? लोग कहाँ खड़े होंगे? डिफरेंट कंट्री, जैसे आप ईरान में देखें कि एक ईरान में लोग खड़े होंगे तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे ना। हाँ, वो तो प्रो अमेरिका होंगे, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है जो वेव है। हाँ, वहाँ बहुत घुटन है, और वहाँ के लोग जो हैं वो क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से और ग्लोबल कम्युनिकेशन की वजह से दे आर नॉट वेरी प्रो द आयतुल्लाहs। ठीक है, मिडिल क्लास बन गई है ना वहाँ, वो भी आज़ादी मांग रही है, वो भी कहती है कि हमें भी अब प्रो वेस्ट होना है। ये सैंक्शंस जो लगी हैं सबको तकलीफ हो रही है ना, ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर गया है, अब लोगों के पेट कटने शुरू हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि एक इस्लामिक गवर्नमेंट है जो सियासी तौर पे इट इज़ टेकन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड टेकन ऑन इजराइल। पहले तो सऊदी अरेबिया के साथ भी लड़ाई थी, उनकी हर एक के साथ लड़ाई थी जी। आजकल के दौर में जहाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के पेट, लोगों की वेलफेयर, ज़्यादा देर कुर्बानी नहीं लोग दे सकते। काइंड ऑफ फ्री फॉल इन मिडल ईस्ट, हम ये कह सकते हैं। मिडल ईस्ट इज़ गॉन एंड द मैप इज़ चेंज्ड। बहरहाल दो मुख्तलिफ खितों की हमने बात कर ली, और अब हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारे दो के आपस में मामलात क्या हैं, उनकी पेचीदगियों में जाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, चाइना और इंडिया के आपस के मामलात
मुख्तलिफ औकात पे हमने देखा कि पेचीदा रहे और तलखियाँ भी हुई, लेकिन फिर रिट्रीट किया गया। अब एक बहुत बड़ा डैम यालिंग ज़ाम्बो पर चाइना बनाने जा रहा है। इसके मकासद क्या हैं? क्या चाइना चाहता है कि इंडिया अमरीकी कैंप में ना जाए, या कोई सज़ा देना चाहता है, भारत को सबक सिखाना चाहता है किसी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना सबक सिखाना चाहता है, ना अमेरिका के ख़िलाफ़ है। देखिए, चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में इट विल बी द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP। सबसे ज़्यादा अमीर और बड़ी कंट्री पॉपुलेशन वाइज एंड इनकम वाइज। ओके। और वो एक सुपर पावर का सुपर पावर बन रहा है। और सबसे ज़्यादा थ्रेट जो है अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका, जिस दिन अमेरिका का डॉलर गया उस दिन अमेरिका गया जी। ठीक। तो अब चाइना अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको एनर्जी चाहिए। अच्छा, ठीक है। लेकिन एनर्जी के बगैर तो कुछ नहीं है ना। रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, वो भी चाइना के पास हैं। ठीक। चाइना हैज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब अमेरिका जो है F-35 बना रहा है, चाइना ने J-35 बना लिया है, ऐसी की तैसी। तो चाइना इज़ नाउ पॉइज्ड टू टेक ऑफ उस लेवल पे जहाँ अमेरिका को चैलेंज करेगा। बाकी सब रह गए पीछे। रूस ना देयर ना देयर, चाइना इज समवेयर एल्स। अच्छा, चाइना इज़ द फ्यूचर। अच्छा, अब अमेरिका को तकलीफ बड़ी सख्त हो रही है। अमेरिका तो खुद भी बहुत सी कम चीज़ें बनाता है, सारी इंपोर्ट हो रही है वहाँ, और बहुत बड़ी फिस्कल डिफिसिट्स चल रही हैं वहाँ, और बड़ी डेट है अमेरिका की, दुनिया को पैसे देने हैं अमेरिका ने। और सिर्फ अपने हथियार और आर्मामेंट्स की वजह से उसने लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज अमेरिका वाज बैंकरप्ट, और जितने पैसे अमेरिका ने देने हैं लोगों के। अच्छा, मगर जो चाइना का जो इशू है, आपने डैम की बात की, चाइना नीड्स एनर्जी। चाइना हैज़ बीन बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। अमेरिकन सैंक्शंस डोंट अप्लाई टू चाइना जी, जाहिर है। ठीक। इंडिया भी खरीद रहा था, इंडिया ने वेवर ले लिया था अमेरिका से। बाकी अगर पाकिस्तान नहीं ले सकता ईरान से ऑयल, वो सैंक्शंस हैं, कोई नहीं ले सकता। ईरान ब्लैक मार्केट से इधर उधर करके अपना तेल बेचता है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, ये बहुत बड़ा उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरानियन एक्सपोर्ट ऑयल पे। चाइना इज़ द बिगेस्ट कस्टमर, मगर दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि चाइना नीड्स मोर एनर्जी जी। तो चाइना हैज़ बीन बिल्डिंग डैम्स फॉर 2 रीजंस। एक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अच्छा। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो सस्ती होती है फ्रॉम ऑयल। एक तो वो, और दूसरा ये टू फर्टिलाइज बैरन लैंड्स। ठीक। पानी चाहिए। पानी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, whether it's in the human body or whether it's for the earth, sign of life। तो चाइना ने सबसे बड़े डैम्स जो हैं दुनिया के, वो चाइना ने बनाए। चाइना की डैम टेक्नोलॉजी जो है इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने 3 गॉज एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, विच इज़ द बिगेस्ट डैम इन द वर्ल्ड जी। और बहुत ऑपोजिशन थी। कोई 12 लाख लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा उस इलाके से, डिस्प्लेस करके कहीं और कर। यहाँ तो कालाबाग डैम की जब बात होती है तो वो नहीं हम बना सके, छोटा सा डैम, क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं। चाइना अथॉरिटेरियन सिस्टम है, फैसला हुआ ऐसी की तैसी, लोगों उठा के वो फेंका और डैम बना दिए। ठीक। तो अब बात यह है कि चाइना इज नाउ वांट्स टू बिल्ड दिस डैम इन तिब्बत। डैम इज ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। वहाँ कुछ और नाम है उसका, नीचे जाके वो ब्रह्मपुत्र बनता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इंडिया और फिर बांग्लादेश में जाके समुद्र को, मगर ब्रह्मपुत्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इंडिया। ठीक। अच्छा, अब इंडिया को भी पूरा ऊपर से, जैसे वो कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन, वो सबको वो फर्टिलाइज करता है। पानी बड़ा ज़रूरी है इंडिया के लिए। ठीक। अब इंडिया को तकलीफ हो रही है कि ये डैम तिब्बत में बन रहा है, पता कितनी बिजली बनाएगा ये? 60,000 मेगावाट्स। सारे पाकिस्तान की 30,000 मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट 30-40, और वो एक डैम में से 60,000 मेगावाट्स बनाएगा। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर चाइनाज फ्यूचर। तो चाइना इज मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी नहीं है। $137 बिलियन, बाय द टाइम इट्स फिनिश्ड इट विल गो हिट $200 बिलियन। तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अब होगा क्या? इंडिया के, अब वो पानी जब वहाँ डैम बनेगा, बिजली तो बनेगी पर स्टोरेज भी तो होगी ना। डैम की स्टोरेज की वजह से तो फिर वो गिरता है और वो बिजली बनती है। तो ह्यूज स्टोरेज। अच्छा, अब वो स्टोरेज होगी तो उसका पानी जो है, उसको सारा जो कंट्रोल है वो फिर चाइना के पास आ जाएगा। इस वक्त तो रिवर नेचुरल कोस्ट से नीचे आता है। इंडिया भी एक डैम बना रहा है अरुणाचल में,
अच्छा। नीचे इसी रिवर के ऊपर। अच्छा। जब ये लोग अपना डैम बना लेंगे तो उनका इंडिया का जो डैम है वो अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इन्होंने जो इस वक्त कैलकुलेशंस की हुई है कि इतना पानी आएगा, इस स्टेज पे आएगा, यहाँ हम डैम बनाएंगे। अब वो डैम की सारी कैलकुलेशंस हेवायर हो जाएंगी। वो ऊपर वाला एक डैम बन जाएगा बहुत बड़ा, पर इनको क्या पता कब कितना पानी आएगा कि नहीं। तो फिर ये है कि इंडिया फिर डरता है कि फिर कभी वो ज्यादा पानी छोड़ देंगे, कभी वो कम मिलेगा, जैसे वो पाकिस्तान के साथ करता है। जी। हाँ। अब हमारा भी तो एक इशू इंडिया के साथ चला है ना, इन्होंने झेलम रिवर के ऊपर इंडिया ने डैम्स बनाने शुरू कर दिए। हम लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, आप, हमारा हक था, हम नीचे डैम बनाएंगे अपने लिए झेलम में, नीलम के ऊपर। तो वो भी हमने देर कर दी। वो हमारी ट्रीटी के अंदर ये था कि जो पहले बना लेगा उसका हक होगा। हमने शुरू का काम पहले किया मगर बनाया नहीं, हमने अभी तक नहीं बनाया, पैसे नहीं थे हमारे पास। वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अगर वो कर लेंगे तो ये हमारा और पानी का हमारा मसला बन जाएगा यहाँ, कि इंडिया पानी ले जाएगा। ठीक। तो अब बात ये है कि like we have a problem with India, अब India will have a problem with China। लेकिन उनके दरमियान कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, और इसको क्या चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है? नहीं, ट्रीटी बन भी जाती हैं, ट्रीटीज हैं भी, मगर इट्स अ बिट लेट इन द डे ना कि ट्रीटी की। अगर तो चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात होते तो शायद वो हो जाता, मगर इंडिया और चाइना के तल्लुकात तो 1962 वॉर के बाद खराब ही रहे हैं। 1962 तक इंडिया चाइना के बारे में कहते थे भाई भाई। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू और चू एन लाई के बारे में ये था कि चाइना इंडिया भाई भाई। 62 में भाई भाई ख़त्म हो गया और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और वो दिन है और आज का दिन है इंडिया एंड चाइना, राइट। अब इंडिया तो एक और पावर ब्लॉक का हिस्सा बन गया अगेंस्ट चाइना। तो चांसेस आए कि इंडिया चाइना की कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। तो काउंटर कैसे करेगा इंडिया? अभी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर 18 दिसंबर को विजिट करके आए। कुछ नहीं कर सकता। इंडिया कांट डू एनीथिंग। शोर डालेगा, रोना धोना करेगा, इट कांट डू एनीथिंग। चाइना विल गो अहेड एंड बिल्ड दिस डैम। It will be the biggest dam in the world, bigger than the Chinese own Three Gorges dam। अच्छा। और इंडिया चीखा मारता रह जाए, चाइना विल डू इट। तो जो चाइना के एम्स हैं वो सीपैक के साथ जुड़े हैं, ये सब जो नहीं, ये जो डैम है इसका ताल्लुक सीपैक के साथ नहीं है। अच्छा। इसका इंटरनल मैटर। सीपैक इज द रूट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चाइना की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स है उसको करने के लिए। अच्छा, इंडिया क्वाड का मेंबर होने की वजह से तो कहीं चाइना ने ये मूव नहीं की? नहीं, देखिए, चाइना की पॉलिसी नहीं है किसी के साथ पंगे लेने की। वो अपना काम करना चाहता है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए तजारत है, बिकॉज इस वक्त दुनिया की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सारी चाइना में आ गई है। अच्छा। सबसे सस्ती चीज़ें वहीं बनती है और टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है। तो इसलिए चाइना को रोकना बहुत मुश्किल है। एंड इंडिया के बस की बात नहीं है। अब थोड़ी बहुत तजारत होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट इट्स नॉट वेरी बिग। From China's point of view, it's not very big. And from India's point of view also, it's not big. China is a great exporter, is not a great importer. Importer वो raw materials का है। Finished goods के साथ तो आप compete ही नहीं कर सकते चाइना के साथ। ठीक है। अच्छा, अगर हम BRI की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो नेपाल ने पिछले माह उसमें शमूलियत का इंदिया दिया और शामिल हुआ। भूटान जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बनाना चाहता है चाइना के साथ, और अब जो चाइना इंडिया के साथ करने जा रहा है, तो इन अ वे द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी, उसको आप कैसे देखते हैं? कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ नरेंद्र मोदी हैज फेल्ड इन द रीजन। वन इंडिकेशन ऑफ दैट इज के सार्क फारग हो गया। अब बांग्लादेश वाज द लास्ट पिलर, वो भी फारग हो गया। तो इंडिया की रीजनल पॉलिसी तो फारग हो गई है। हाथ पैर मार रहे हैं अब अफगानिस्तान में हाथ पैर मार रहे हैं, मगर सारी जो मुल्क हैं छोटे छोटे सब इंडिया के खिलाफ हो गए। अच्छा। आखिरी ये था नेपाल और मॉरिशस रह गए थे और बांग्लादेश रह गया था, वो भी फारग हो गए। तो इसलिए इंडिया इज इन, एज फार एज नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, finished. It doesn't have a real big foreign policy input now. मगर इंडिया ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया, क्या? इंडिया ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़ दी। इंडिया यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द न्यूट्रल वर्ल्ड, नॉन अलाइंड वर्ल्ड। अब इंडिया अलाइन हो चुका है विद अमेरिका। ओके। सो दैट इज द बिग डिफरेंस दैट हैज बीन मेड। और वो जो अलाइनमेंट है हैज टू डू विद इकोनॉमिक्स आल्सो। Okay. So इसलिए India is now becoming very close to the United States, and India needs American investment. India needs the investment of American allies like Saudi Arabia, UAE. India is also trying to become a great global exporter. And और ये भी लोग कहते हैं कि अगर इंडिया ऐसे चलता रहा तो after China, India will be the biggest, the third or fourth biggest
कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इंडिया भी अपने पाथ पे चल रहा है और उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही है और वो भी राइट विंग की तरफ चले गए हैं। अमेरिका भी राइट विंग की तरफ चला गया, फ्रांस भी राइट विंग की तरफ चला गया, ऑस्ट्रिया भी चला गया, वन बाय वन दे आर ऑल गोइंग राइट विंग। एक ब्रिटेन है जो कि छोटा मोटा भी डामाडोल है, वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग आया है, बट वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त अटैक आ रही है इलॉन मस्क के जरिए टारगेट किया जा रहा है। जी स्टार्मर को टारगेट किया जा रहा है। तो आप खुद ही देख लें कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इज रिवॉल्विंग। आई थिंक इंडिया विल मैनेज। इंडिया इज नॉट अ स्मॉल पावर, इकोनॉमिक पावर है इसमें एंड इट्स ग्रोइंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, द ग्लोबल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ऑफ कैपिटलिज्म, आप टॉप 30 ले लें, राइट, टेक द टॉप 30 मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एट द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल इंडियंस बैठे हुए। दैट इज देयर आउटरीच। ओके, आप एक पाकिस्तानी का नाम नहीं ले सकते जो किसी बिग मल्टीनेशनल चैनल से मुराद है मल्टीनेशनल कंपनी का CEO CFO हो, whereas you identify them and you see Indians all over. And then now you see Indian Americans in the Congress अभी, and in America एक प्राइम मिनिस्टर बन चुका है जी। अभी कनाडा के अंदर भी कोई इंडियन ओरिजिन खातून, हाँ तो इंडियन ओरिजिन ही है ना, सिख तो इंडियन ओरिजिन ही है। तो अब आप देख लें कि उनका जो थ्रस्ट है वो किस तरीके से। चलें, ये बड़ा अहम पहलू जिसकी तरफ आखिर में आपने इशारा किया, जो तब्दीली के इशारे हैं 2025 में दुनिया में, वो किन नताइज पे मुंतज हो सकते हैं, आपने जाना। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।